अगर देश में डेमोक्रेसी खत्म हो गई, जो कि ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पर है, देश में अगर संविधान खत्म हो गया, तो आप मान लीजिए कि हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे साथ साथ आने वाली पीढ़ी इस देश में गुलाम ही बनेगी और कुछ नहीं बनेगी। यही एजेंडा है। लोग कहते हैं कि साहब ये कानून जो है केवल किसानों के लिए ही नहीं, बिल्कुल नहीं। सर ने भी कहा, सर ने भी बहुत अच्छी तरह से समझाया, इस देश को पूरी तरह तबाह करने के लिए कानून। मैं केवल एक एस्पेक्ट जो है पहले बताने की कोशिश करता हूं। इस कानून में जो मंडियों का कानून है, निजी मंडियों का, निजी मंडियां ला रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि हम किसान को एपीएमसी के साथ साथ दूसरा विकल्प दे रहे हैं। जो सुविधा उसको वहां नहीं मिल पा रही, वहां मिल जाएंगी। और इसके लिए वो कर क्या रहे हैं, कानून में जो उन्होंने प्रावधान किया है कि 6% या 4% जो कर, जो टैक्स मंडी समिति में लगता है, उससे नई जो निजी मंडियां उनको छूट दे दी गई है। और वो टैक्स किससे लिया जाता है? उस व्यापारी से जो माल किसान का खरीदता है। उस पर किसान टैक्स नहीं देता, व्यापारी देता है, चाहे वो कहीं 6% है, कहीं 4% है। तो आपने वो टैक्स खत्म कर दिया और मंडियां खत्म हो जानी है, क्योंकि एपीएम, ये जो न्यू मंडी मॉडल एक्ट है, मॉडल मंडी एक्ट है, ये मई में लागू हुआ है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की 259 जो मंडियां हैं, उनमें से 47 मंडियां बंद हो चुकी हैं। जो 140 मंडियां हैं, उनमें जो कारोबार है वो 60% खत्म हो चुका है। जो उप मंडियां हैं, यानी छोटी मंडियां हैं, 298, वो बंद हो चुकी हैं। तो मोदी जी बड़े आराम से कह देते हैं कि एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी। ठीक, मंडियां थी, मंडियां हैं, मंडियां रहेंगी। हम विकल्प दे रहे हैं। जैसे मोदी जी ने विकल्प दिया जियो का। जिस समय जियो आया, देश में करीब 12-13 फोन की कंपनियां थी। उन्होंने खत्म तो नहीं किया था उनको, लेकिन जियो को जिस तरह से सुविधाएं दी और जियो ने जिस तरह से फ्री में सारे के सारे मोबाइल वगैरह सारे कनेक्शन दिए, आज नतीजा क्या है? 3 ही कंपनियां हैं, या तो एयरटेल है, या वोडाफोन और आइडिया एक हो गए, वो है, या जियो है। बीएसएनएल भी खत्म हो गया। कुछ नहीं किया। ऐसा ही इनका प्रभाव है, जो आम जनता नहीं समझ पा रही। मैं ये मानता हूं कि हम सबकी जिम्मेदारी है उस आम जनता को यह बताना। जैसे मैं अपनी भाषा में समझाता हूं कि 2 - 2 लिखा है, उसके आगे आप 0 ना लिखो तो फर्क, आप जानते हैं ना सबकी 2 - 2 तो 0 ही है, कोई लिखने की जरूरत थोड़ी है। जो कानूनों का प्रभाव है वो लिखा नहीं जाएगा, कानून ही तो लिखा जाएगा। ये तो समझने वाले के ऊपर है कि उसका प्रभाव कितना, कहां, कैसे पड़ेगा, कितना पक्ष में होगा, कितना घातक होगा। सरकार वो नहीं बता रही, वो नहीं समझा रही है। तो जब एक मंडियां जब खत्म हो जाएंगी, धीरे धीरे होनी ही खत्म, क्योंकि 6% टैक्स जो है जब उससे हो जाएगी छूट, और बाहर जो निजी मंडियां हैं उसमें ज्यादा कीमत मिलेगी, लेकिन उसको कीमत व्यापारी को देने के लिए पैसे कहां से आए? जो 6% वो टैक्स देता था, उसी से पैसे आ गए, उसी से आगे पैसे निकल के वो पैसा वहां से उठा के उसने किसान को दे दिया, उसकी जेब से तो कुछ नहीं गया। लेकिन इस तरह से वो मंडियां जो एपीएमसी हैं वो खत्म हो जाएंगी। अब इसका प्रभाव क्या है और ये क्यों किया जा रहा है? एपीएमसी मंडियों से सरकार को होने वाली जो इनकम है, स्टेट को जो होने वाली हजारों करोड़ रुपए की सालाना की इनकम है, स्टेट की वो इनकम खत्म हो जाएगी। इसको दूसरे एस्पेक्ट में मैं बताने की आपको कोशिश कर रहा हूं, किसान के साथ साथ। तो स्टेट की इनकम खत्म हो गई। जैसे स्टेट की इनकम खत्म हुई तो वो किस पर निर्भर करेगा? सेंटर पर। अब यहां इसको भी समझें, जो जीएसटी बनाया, यानी जो सेल टैक्स के माध्यम से अलग अलग स्टेट अपना टैक्स वसूल कर लेते थे, वो उनकी इनकम का सोर्स था। आपने जीएसटी बना के पूरे देश का टैक्स आपने कलेक्ट कर लिया, और कलेक्ट करके आप बैठ के हड़प कर लिया, आपने स्टेट का पैसा ही नहीं दिया, स्टेट की जीएसटी नहीं दी। आई थिंक अब तक 35,000 करोड़ से ज्यादा की जो जीएसटी का पैसा है स्टेट का, वो स्टेट के पास में नहीं पहुंचा है। तो मतलब यह हुआ, जब स्टेट ने कहा तो मोदी जी कह रहे हैं कि आप रिजर्व बैंक से कर्जा ले लो, लोन ले लो। क्यों लूं? मैं कर रहा हूं, मेरा पैसा है, मेरा पैसा मुझे दो।
लेकिन नहीं दिया। जिसका कब्जा है उसका कब्जा सही है, बाकी आप कुछ भी करते रहिए। तो स्टेट का जो पैसा है वो पैसा टैक्स के माध्यम से सेंटर ने अपने पास रख लिया। एक तो वो पैसा, दूसरा एपीएमसी का पैसा। स्टेट पैसा नहीं होगा तो कमजोर होगा, कमजोर होगा तो किस पर निर्भर होगा? सेंटर पर। और जब सेंटर पर निर्भर होगा तो सेंटर जैसे चाहे स्टेट को चलाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि इस देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको तोड़ा जा रहा है, उसको कमजोर किया जा रहा है। ये यूं ही नहीं है, इसके असर बहुत बड़े हैं, बहुत दूर तक के असर हैं। न केवल किसान को बल्कि मजदूर को, गरीब आदमी को पूरी तरह से तबाह किया जा रहा है। बल्कि इसका एक दूसरा जो बड़ा गहरा जो प्रभाव है जिसको आम आदमी नहीं समझ सकता, वो है स्टेट को कमजोर करना, इस देश के फेडरल स्ट्रक्चर को, संघीय ढांचे को कमजोर करना और सेंटर को मजबूत करना, स्टेट को पूरी तरह से सेंटर पर निर्भर कर देना। और तब मोदी जी जो कहते हैं ना, एक देश एक टैक्स एक इलेक्शन, वो इलेक्शन एक वो है कि जब आप पूरी तरह से स्टेट को बर्बाद कर देंगे तो फिर विधानसभाओं के चुनाव नहीं होंगे। असली वो है। अभी हम समझ रहे नहीं ऐसे कैसे होगा, नहीं ऐसे होगा, नहीं होगा। यही हमारी बहुत बड़ी भूल है कि हम आरएसएस की जो सोच है उसे समझ नहीं पा रहे हैं। कहां कहां से कैसे कैसे वो सारी चीजों को बैठ के सोच के तोड़ रहे हैं। यह है इसका। तो विधानसभाएं खत्म होंगी, यहां का जो राज्यों में जो देश का संवैधानिक जो ढांचा है उसको खत्म किया जाएगा और फिर एक राज्य एक इलेक्शन की बात होगी। और इसको बहुत पहले से कर चुके हैं लागू मोदी जी, जब उन्होंने जो तीनों सेनाएं हैं उन तीनों सेनाओं के ऊपर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को सीधे सीधे प्राइम मिनिस्टर ने अपने प्रति आंसरेबल बना लिया। हो गया ना सर? आप तो मैं आ रहा हूं सर, धीरे धीरे आ रहा हूं सर, उसी बात पे आ रहा हूं, धीरे धीरे बिल्कुल वो बता रहा। तो एक तरफ सेना को कब्जे में ले लिया। इसका मतलब यह है कि केवल एक इस जरा से काम से उन्होंने जो सेनाएं आज तक हमारे राष्ट्रपति के अंडर में थी, अब राष्ट्रपति के अंडर में नहीं है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और वो रेस्पॉन्सिबल है प्राइम मिनिस्टर की। हालांकि पहले भी सेनाएं प्राइम मिनिस्टर के अंडर में ही थी, कैबिनेट ही सारा काम करती थी, बट अब तो बिल्कुल आपने सीधे सीधे ले लिया। क्यों लिया है? इसका केवल एक कारण है, जो व्यक्ति तानाशाह बनता है वो सबसे पहले सेना को अपने कब्जे में करता है। ये उस तरफ बढ़ने वाला उनका कदम है। और तानाशाह वो क्यों बनने हैं, क्यों सेना चाहिए? कि हिंदू राष्ट्र में जो लोग आवाज उठाएंगे, जो लोग बोलेंगे, सरकार की नीतियों का विरोध करेंगे, उसके खिलाफ खड़े होंगे, उनको कैसे खत्म किया जाए। और उनको खत्म करने के लिए एक और काम किया सरकार ने। जब दोबारा ये जीत के आई 30 मई 2019 को, उसके बाद में पहले ही 3 महीनों में सरकार ने काम किया कि जो हमारा आरटीआई एक्ट है उसको खत्म किया। उसके बाद में यूएपीए कानून, उसमें संशोधन किया। तो आज की तारीख में एक इंस्पेक्टर को इतनी पावर दे दी गई है एनआईए की, जिसको चाहे, जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे, बिना वारंट, बिना समन, बिना नोटिस के, बिना एफआईआर के अरेस्ट करके और जेल में डाल दे। आपके सामने उदाहरण है, देख लीजिए दिल्ली दंगे में कितने ही लोगों को, बेगुनाह लोगों को डाला। तो जो आवाज उठाए, पता नहीं मुझे कैसे छोड़ रखा, मेरी समझ में नहीं आया। हालांकि नोटिस आया इस बार मुझे क्राइम ब्रांच का, है नहीं? हाँ, क्राइम ब्रांच का नोटिस आया मेरे पास में कि भाई इस केस में इन्वेस्टिगेशन में आपकी जरूरत है, तो आप आइए इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कीजिए। मैंने कहा करेंगे भी जैसे करना है। तो मैं नहीं जानता कैसे छोड़ रखा है। हो सकता है कि जब मैं इतना खतरनाक बन जाऊं उनके लिए तो मुझे गोली से मारा, इसके अलावा दूसरा तो काम है नहीं उनके पास में। वो मुझे खरीद नहीं पाएंगे, मुझे धमका नहीं पाएंगे, डरा नहीं पाएंगे। खैर, तो सेना एक बार हाथ में ली, स्टेट को कमजोर किया। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, बैंक्स, बहुत सोची समझी रणनीति के तहत बैंक्स को बर्बाद किया जा रहा है। जितने घोटाले इस सरकार के 7 साल में हुए हैं बैंक्स में, इतने कभी नहीं हुए हैं। और बैंक वालों को, अगर आपको याद आता हो, पिछले साल कोरोना के समय में जब इन्होंने 20 लाख करोड़ का झुंझुना देश को पकड़ाया था, उसके 5-7 दिन बाद वित्त मंत्री ने बैंक वालों के साथ में एक मीटिंग की थी और बैंक वालों को कहा था कि